नमस्कार प्यारे कृषि छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी श्रृंखला में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 15। इससे पहले हम 14 वीडियो सोल्व कर चुके हैं और वीडियो नंबर 15 में भी हम 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और उन 20 क्वेश्चन की व्याख्या भी हम करने वाले हैं हमेशा की भांति। जैसे अगर आप जुड़े हुए हैं इस श्रृंखला से तो बहुत अच्छी बात है, रेगुलर वीडियो देखा करें। एक बार समझ में नहीं आए तो उसे 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके सहपाठी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तैयारी, तो उसमें तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए और एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल तैयारी के लिए जो है इन वीडियो को आप सर्कुलेट कर सकते हो। तो जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली ऐसे 20 क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खेती का वह प्रकार जिसमें मछली हाइड्रोपोनिक्स साथ साथ की जाती है। मतलब मछली भी पाल रहे हैं हम और प्लस जल विलयन में पौधे भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जल विलयन में पौधे भी लगा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना, एक एक्वेरियम होता है। क्या होता है? एक्वेरियम, जिसमें मछलियां पालते हैं। तो उसमें क्या है, ऐसे तैरने वाले फ्लोटिंग हर्ब्स भी रहते हैं। फ्लोटिंग हर्ब्स कह देते हैं या ऐसे कहते हैं फर्न, जलीय फर्न भी रहते हैं। तो पौधे भी उग रहे हैं उसमें ना, ऐसे विलियन में पौधे भी उग रहे हैं और साथ में मछलियां भी रहती है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है पेरी अर्बन खेती, एक्वापोनिक्स, एपीकल्चर, वर्टिकल खेती। वर्टिकल खेती में गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा पैसे दे रही है ना, और लंबे समय तक कम ब्याज पर जो है सरकार करोड़ों रुपए देती है। कुल मिला के बात ये है। वर्टिकल खेती मतलब जैसे ऐसे सीधे वो बना दिए जाते हैं और उनमें खेती की जाती है, सब्जियां की जाती है। एपीकल्चर आप जानते ही हो, मधुमक्खी पालन होता है। तो मछली के साथ में अगर हाइड्रोपोनिक्स की जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्वापोनिक्स। क्या कहते हैं? एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स मतलब मछली प्लस पौधे, मछली पालन प्लस पौधे। इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्वा कल्चर हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक्वा कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है अमन धान की बुआई जो है वो किस टाइम पे की जानी चाहिए? अमन धान की बुआई किस टाइम पे की जानी चाहिए? अमन जो है वो एक क्या है? अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी, स्थिरता। क्या होता है जिसका मतलब? स्थिरता होता है, स्थिरता। अब आपने देखा होगा कि धान को जो है वो 3 बार बोया जाता है, 3 तरीकों से बोया जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक तो होता है शब्द हमारे पास अस, एक होता है अमन और एक होता है धलुआ या बोरो। ठीक है, ये उड़ीसा में और बोरो जो है वो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अस अमन और डलवा बोरो। ठीक है, जनरली जो है वो हाडोती में जो किया जाता है या राजस्थान में जो किया जाता है वो अमन धान ही किया जाता है। कौन सा किया जाता है? अमन धान किया जाता है। तो देख लेते हैं इसकी बुआई का समय क्या है। इसकी बुआई होती है मई जून में। ठीक, कटाई होगी इसकी कब? सितंबर अक्टूबर में। इसलिए जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? अस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अस कह रहे हैं। उसके बाद में अस का मतलब क्या होता है? अस जो है बंगाली शब्द है आसू। आसू का मतलब क्या होता है? अगेती। क्या होता है? तो अगेती धान कह रहे हैं इसको हम। दोनों खरीफ के हैं पर इसको हम शीत ऋतु का कहते हैं, क्योंकि इसकी बुआई जो की जाती है वो जून जुलाई में की जाती है और कटाई जो है वो दिसंबर जनवरी में की जाती है। कब की जाती है? दिसंबर जनवरी में की जाती है। दूसरी चीज, डलवा और बोरो जो है, इनकी बुआई जो की जाती है वो दिसंबर जनवरी में तो बुआई की जाती है और उसके बाद में मार्च अप्रैल में जो है इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। मार्च अप्रैल में क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर पूछा है अमन धान की बुआई का समय क्या है, तो जून जुलाई यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। मई जून किसके लिए है? अस के लिए।
किसके लिए? अस के लिए है। और दिसंबर जनवरी किसके लिए है? डलवा या बोरो के लिए, या बोरो के लिए है। मतलब डलवा बोरो जो है वो साउथ में जो धान किया जाता है उसके लिए। उसके बाद में मई जून वेस्ट बंगाल में हम जो है ये धान हमें देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ पर जो धान किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? अमन। मतलब जो कि आगनी धान भी कहते हैं उसको, अगहनी। क्या कहते हैं हम? अगहनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगहनी धान भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अधिकांश वर्षा इसके मध्य प्राप्त होती है। तो कौन से मानसून से भारत में अच्छी वर्षा या ज्यादातर वर्षा जो है वो कौन से मानसून से होती है? ऑप्शन दिए गए, दक्षिणी पूर्वी मानसून, साउथ ईस्ट। उसके बाद में उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट मानसून। दक्षिणी पश्चिमी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी, और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो कौन से मानसून से जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो मानसून क्या है? एक तो मानसून जो हमारा आता है मानसून, उसको हम क्या कहते हैं? जो मानसून आता है उसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लगभग 75% बारिश इससे होती है। उत्तरी पूर्वी, इसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ। और इससे बारिश होती है कितनी परसेंट? 15%। जो हमने रिसेंट वीडियो डाला था, मतलब वीडियो नंबर 12 या 13 कुछ ऐसा था, उसमें हमने डिस्कस किया था लौटता हुआ मानसून जो है वो बारिश कहाँ करता है। ये क्वेश्चन था उसमें कि लौटता हुआ मानसून बारिश कहाँ करता है। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि लौटता हुआ मानसून जम्मू कश्मीर और चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में जो है वो बारिश करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उत्तर पश्चिमी, ये क्या किसका कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ। इससे बारिश नहीं होती। इससे क्या होता है? मावट। मावट जो कि काउंट नहीं होगी, इतनी ज्यादा परसेंटेज में काउंट नहीं होगी। जनरली जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ये देखने को मिलती है। ठीक है, स्वर्णिम वर्षा जिसको कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भी 2 शाखाएं होती है ना? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरसों के तेल में तीखापन इसकी उपस्थिति के कारण होता है। सरसों के तेल में तीखापन जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सरसों के तेल में तीखापन यहाँ पर दिया हुआ है प्रूसिक अम्ल, सिनिग्रीन, धुरीन और थियोनीन। क्या क्या दिया हुआ है? थियोनीन, धुरीन, प्रूसिक अम्ल और सिनिग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिनिग्रीन राइट आंसर हो जाएगा। कड़वाहट होती है, कड़वाहट मतलब ये क्या है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट, इसको हम कह देते हैं थायोसाइनेट, ऐसा रसायन है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। इसमें कड़वाहट है, तो कड़वाहट है तो एक तरह से दवाई का भी कार्य करता है। तो खल में, किसमें? सरसों के तेल में और खली दोनों में जो है पंजेंसी कड़वाहट का जो कारण है वो क्या है? सिनिग्रीन है। और सिनिग्रीन जो है वो ऐसा पहला अलग किया गया पहला एल्केलॉइड भी इसे हम मानते हैं। ठीक है, तीखापन किसके कारण होगा? सिनिग्रीन के कारण होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा में अधिकतम अकार्बनिक प्राप्यता के लिए उपयुक्त पीएच क्या है? मृदा में अधिकतम अकार्बनिक फास्फोरस और कार्बनिक फास्फोरस क्या होते हैं? जैसे पौधों में जो फास्फोरस है, पौधों में जो फास्फोरस है उसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बनिक। क्या कह रहे हैं? कार्बनिक कह रहे हैं। और मिट्टी में जो फास्फोरस है, मिट्टी में जो फास्फोरस है, खनिज के रूप में जो फास्फोरस है, जैसे एपेटाइट के रूप में जो फास्फोरस है, उसे हम क्या कह रहे हैं? अकार्बनिक फास्फोरस कह रहे हैं। तो उसकी प्राप्यता कौन से पीएच पर होती है? तो फास्फोरस और एमओ ऐसे है जिनको सेम पीएच चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 6 से 7, 4 से 6, 4 और 7 से अधिक। तो देखो
7 से अधिक होने के केस में और 6 से कम होने के केस में, 6 से कम हो जाएगा तो मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा और किस रूप में चला जाएगा, स्थिरीकरण हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, स्थिरीकरण। और 7 से ज्यादा है तो किसके साथ जुड़ जाएगा, कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। यहां भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। स्थिरीकरण क्या है, एक हानिकारक प्रक्रिया है, फास्फोरस का स्थिरीकरण होता है। इन तीनों पीएच पर जो है फास्फोरस का स्थिरीकरण होता है, तो उदासीन पीएच पर ही जो है वो फास्फोरस की प्राप्यता अधिक होती है, 6 से 7। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 7 पीएच पर फास्फोरस जो है वो अधिक उपलब्ध होता है पौधों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी मिलेट अल्प अवधि वाली होती है। जैसे एक और चीज बता दूंगा कि सारी मिलेट जो है वो अल्प अवधि वाली है, सारी जो मोटे अनाज है वो अल्प अवधि वाले होते हैं, तथा सूखा सूखा एवं जल भराव दोनों के प्रति सहनशील है। अब इसमें एक ही मिलेट है जो किसके प्रति, सूखा के प्रति भी सारी की सारी है, सारी की सारी अफ्रीका ओरिजिनेट होती है ज्यादा से ज्यादा, अफ्रीका और भारत से जो है उत्पत्ति स्थान इनका देखने को मिलता है। तो सूखा के प्रति तो सभी है, पर जल भराव की कंडीशन में बात कर रहे हैं, किसकी कंडीशन में बात कर रहे हैं, जल भराव। तो जल भराव के प्रति सहनशील यहाँ पर केवल एक ही है, उसका नाम है लिटिल मिलेट। कौन सी मिलेट है, लिटिल मिलेट जो है वो जल भराव के प्रति सहनशील है। तो यही क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था कि जल भराव के प्रति कौन सी मिलेट है जो सहनशील है। बाकी सब किसके प्रति है, सूखा के प्रति और दूसरी चीज है तापमान के प्रति। सूखा प्लस ताप की बात करें तो मतलब वाटर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस जो है वो तो सारी की सारी सहन करती है, पर अगर जल भराव वाली कंडीशन है तो लिटिल मिलेट वहां पर हम उगा सकते हैं, जो कि आराम से ग्रो कर सकती है अगर पानी भरा हुआ है तो भी, अधिक नमी में भी। बाकी कोई सी भी जो है अधिक नमी पे सरवाइव नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारानी और शुष्क भूमि क्षेत्रों में चने की खेती में उथली बुआई अक्सर कम प्रभावी होती है। अपने यहाँ पर हम क्या करते हैं, चने की बुआई करने के लिए ढेलेदार भूमि संरचना बनाते हैं, मतलब गहरी बुआई हम यहाँ पर करते हैं। कैसी करते हैं, गहरी बुआई करते हैं, मतलब थोड़ा सा गहराई पे चने को डालते हैं। क्यों डालते हैं, इसका क्या कारण है, तो देख लेते हैं। अधिक सिंचाई के कारण बीज सड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। उथली बुआई कम प्रभावी क्यों होती है, ये पूछ रहा है वो, क्यों ऊपर अगर हम मान लो बुआई कर रहे हैं तो अधिक सिंचाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पोषक तत्वों की लीचिंग हो जाती है, पोषक तत्वों की लीचिंग हो जाती है, तो मतलब पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो मतलब चना जो है वो, चने की खेती पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में इससे समय से पहले फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर मान लो कि हम उथली बुआई करेंगे तो पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में समय से पहले फूल आ जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सतही मिट्टी में नमी की कमी के कारण अंकुरण खराब हो जाता है। अगर नमी की कमी रहती है तो अंकुरण जो है वो कम से कम अंकुरण होता है। इसलिए जो है चने की जो बारानी क्षेत्रों में या शुष्क भूमि क्षेत्रों में, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बारानी और शुष्क भूमि क्षेत्रों में क्या की जाती है, गहरी बुआई। क्या की जाती है, गहरी बुआई की जाती है, या ढेलेदार बुआई की करेंगे, ढेलों में बुआई करेंगे, जिससे क्या होगा, नमी अधिक मिले, नमी अधिक मिलती रहे उसको, है ना, बीज सड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतही मिट्टी में नमी की कमी के कारण जो है वो अंकुरण प्रभावित होता है, ये राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए, है ना, और हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जुताई के संबंध में मृदा की भौतिक दशा को क्या कहते हैं, मतलब जुताई क्यों की जाती है, जुताई क्यों की जाती है। ऑप्शन देखो, पारंपरिक जुताई, मतलब पारंपरिक जुताई उसे कहेंगे क्या, अगर मान लो कोई जुताई से जो भौतिक दशा बनी है उसको पारंपरिक जुताई कहेंगे क्या, नहीं। टिल्थ, सतही जुताई और संरक्षित जुताई, मतलब जो जुताई कर रहे हैं उससे जो भौतिक दशा बनी है
उससे क्या नाम देंगे? तो जुताई के संबंध में मृदा की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? मृदा की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? वपन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वपन योग्यता, टिल्थ एबिलिटी। क्या कह रहे हैं उसको हम? टिल्थ, टिल्थ कहते हैं। तो टिल्थ क्या होता है? टिल्थ का मतलब क्या होता है? फ्राइएबल सोइल, मतलब सोइल जो है हमने उगाने हेतु बना दी, मतलब इतना जहां तक उसको बीज को हम उसकी जड़ों को जो है अच्छा एनवायरनमेंट दे सके या अच्छी अनुकूल परिस्थितियां दे सके, इसके लिए टिल्थ तैयार किया जाता है। तो जुताई का संबंध मृदा की भौतिक किस भौतिक दशा? टिल्थ से है। किससे है? टिल्थ से। मतलब जुताई करेंगे तो मिट्टी जो है वो फ्राइएबल होगी, मतलब उसकी संरचना में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, ठोस जैव उर्वरकों की सेल्फ लाइफ सामान्यतः कितनी होती है? ठोस जैव उर्वरक जो होते हैं, जैव उर्वरक क्या होते हैं? जिनमें सूक्ष्म जीवों का जो मास होता है, या यूं कह सकते हैं कि जिस पाउडर में कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और वो नाइट्रोजन और फास्फोरस को उपलब्ध करवाते हैं या अवशोषित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। तो जैव उर्वरक, जो ठोस जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक दो रूप में आते हैं, तो ठोस रूप में और एक तरल रूप में। ठीक, तो ठोस वाले की वैलिडिटी क्या होती है? वैधता। वैधता क्या होगी? और तरल वाले की वैधता क्या होती है? तो 10 से 15 महीने, 8 से 10 महीने, 3 से 4 महीने और 12 से 24 महीने यहाँ पर दिए गए हैं। तो ठोस की जो होती है वो कितनी होती है? 6 से 8 माह। कितनी होती है? 6 से 8 माह होती है। और तरल की जो होती है वो 12 से 24 माह होती है, मतलब कि 1 से 2 वर्ष। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये तो किसकी है? तरल के लिए है। अब यहाँ पूछ काय के लिए रहा? ठोस के लिए। तो 6 से 8 ये मिल नहीं रहा, मतलब वैलिडिटी तो जो है वो हम कम रहे, मतलब कम जगह पे भी हम उसको सेल्फ लाइफ जो है कमी मानकर चले। 6 से 8 माह, मतलब 6 नहीं दिया हुआ, 8 नहीं ले सकते। जरूरी नहीं है कि उसमें सारी की सारी कोशिकाएं जीवित हो, या समय के साथ खत्म भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या माना है उन्होंने? 3 से 4 माह। क्या मानेंगे हम यहाँ पर? जो मिनिमम है उसको हम राइट मान के चल रहे हैं। 6 से 8 माह, मतलब यहाँ पर 3 महीने जो है, 3 से 4 महीने ठोस जैव उर्वरकों की सेल्फ लाइफ को सामान्यतः हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 3 से 4 माह आ जाएगा। बाकी आपको याद रखना ही है। क्या याद रखना है? 6 से 8 माह होती है जनरली। कितनी होती है? 6 से 8 माह। नेक्स्ट, जस्ते की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? जस्ते की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, मध्य पत्तियों पर, दोनों पुरानी और नई पत्तियों पर। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका, मध्य की पत्तियों पर जो है प्राथमिक पोषक तत्वों को और सूक्ष्म पोषक तत्वों को, मतलब ऊपरी पोषक तत्वों को और निचली पत्तियों के पोषक तत्वों को जो अलग करने का कार्य करता है वो जेडेन करता है। मतलब इसके लक्षण कहाँ पर? बीचों बीच दिखाई देते हैं, मध्य पत्तियों पर दिखाई देंगे। कहाँ पर दिखाई देंगे? मध्य पत्तियों पर दिखाई देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ज्यादातर पादप पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए मृदा के उपयुक्त पीएच का स्तर क्या होता है? तो ज्यादातर जो 17 पोषक तत्व है, 17 में से 3 को अपन छोड़ दें, CHO को, उसके बाद में जो 14 पोषक तत्व हमारे पास बचे हुए हैं, उन पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए पीएच क्या होना चाहिए? क्या पीएच होगा तब ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व जो है अवशोषित होंगे? तो 17 पोषक तत्वों में से 14 पोषक तत्वों के लिए क्या पीएच होना चाहिए? जनरली तो जो उदासीन पीएच होता है उसी पे सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। अपने भी बॉडी में भी ऐसा ही है, फूड जो है वो जाकर के जो है न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने के बाद में जो है इंटेस्टाइन या आंत्र के द्वारा उसको अवशोषण किया जाएगा। तो अवशोषण उदासीन पीएच पर ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 7 से 8 दिया हुआ है, 5 से 8.5 दिया हुआ है, 5.5 से 8.5 दिया हुआ है, 6.5 से 7.5 दिया हुआ है और 6 से 7। तो देखो किताबों में हमें देखने को मिल सकता है, किताबों में
हमें देखने को मिल सकता है, पर उन्होंने ज्यादातर पार्कों में पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए उपयुक्त पीएच का स्तर क्या होता है, तो जो बेस्ट पीएच मांगा है उसने, वो बेस्ट पीएच क्या है 6.5 से 7.5, ये बेस्ट सूटेबल पीएच है। 6.5 से लेकर के 7.5 ये बेस्ट सूटेबल पीएच होगा सबके लिए, ठीक। या यूं कह सकते हैं कि 6 से 7 ये बिल्कुल नियरेस्ट इकाई है, क्या है, बिल्कुल नियरेस्ट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण भूपरिष्करण क्रिया नहीं है, उसको तो अंडरलाइन अपने को करना ही है जब भी क्वेश्चन सोल्व करें अपन। तो कौन सी जो है संरक्षण का मतलब किसका संरक्षण कर रहे हैं हम, नमी और मृदा, दो ही चीजों का संरक्षण करते हैं जनरली, है ना। तो नमी के लिए और मृदा के लिए जो है कौन सी भूपरिष्करण क्रिया नहीं है, पलवार मतलब मल्चिंग करेंगे तो दोनों की सुरक्षा होगी। दूसरा है न्यूनतम भूपरिष्करण, कम से कम भूपरिष्करण करेंगे मतलब अवशेष छोड़ेंगे, इसमें भी अवशेष होंगे। स्वच्छ, साफ कर दिया खेत को, साफ कर दिया तो मतलब नमी का ह्रास होगा, और नमी का ह्रास होगा और उसके बाद में पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे सीड, तो मतलब मृदा का अपरदन भी बढ़ेगा। तो मतलब स्वच्छ खेती जो है, स्वच्छ खेती, साफ खेती जो है, जिसमें कि ज्यादा भूपरिष्करण क्रियाएं की जाती है, वो संरक्षण भूपरिष्करण में नहीं शामिल किया जाता। जीरो टिलेज तो शामिल किया ही जाता है। जीरो टिलेज में, अच्छा क्वेश्चन एक डाउट आपको छोड़ देता हूं मैं, कि जीरो टिलेज में जो केमिकल टिलेज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब केमिकल के द्वारा जो भूपरिष्करण किया जाता है, रासायनिक भूपरिष्करण जो है वो कौन से रसायन के द्वारा या कौन से शाकनाशी के द्वारा किया जाता है, ये चीज का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वनस्पति की ऊंचाई पर न्यूनतम तापमान इस यंत्र से मापा जाता है। वनस्पति की ऊंचाई पर मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पाला हेतु जो ताप ज्ञात किया जाता है वो कौन से यंत्र से ज्ञात किया जाता है, पाले हेतु जो ताप ज्ञात किया जाता है वो कौन से यंत्र से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है असमान साइक्रोमीटर, इससे तो क्या ज्ञात किया जाता है, आरएच मतलब आपेक्षिक आर्द्रता। अधिकतम थर्मामीटर से अधिकतम तापमान ज्ञात करेगी, ग्रास न्यूनतम थर्मामीटर और न्यूनतम थर्मामीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, ग्रास न्यूनतम थर्मामीटर, जो कि मतलब ये आपका रूट लेवल है, रूट लेवल पे ही जो है हम उसका पता लगाएंगे, भूमि की सतह का जो है तापमान का पता लगाएंगे, उससे हमें पता लगेगा कि बर्फ जो है वो फ्रोस्ट जो है वो होने वाला है कि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम थर्मामीटर, ग्रास न्यूनतम थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा खनिज में अधिक फास्फोरस स्थिरीकरण होता है, तो कौन सा मृदा खनिज है जो, या ऐसा कौन सी मृतिका है या ऐसा कौन सा खनिज है जो कि क्या करता है, फास्फोरस को बांधे रखता है, मतलब पौधों को उपलब्ध नहीं होने देता। मैंने पहले बताया आपको कि फास्फोरस स्थिरीकरण एक हानिकारक प्रक्रिया है, इसमें फास्फोरस जो है उपलब्ध रूप से कहां चला जाता है, अनुपलब्ध रूप में चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरस स्थिरीकरण कहते हैं। तो फास्फोरस स्थिरीकरण का मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मीकुलाइट और केओलिनाइट, तो जिसका अनुपात 1:1 होता है एल्यूमिना और सिलिका, उसका 1 होता है, मतलब उसमें जो है फास्फोरस स्थिरीकरण अधिक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, केओलिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केओलिनाइट। मतलब यहाँ क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ जो है वो फास्फेट जुड़ जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फसल से 50% से अधिक कुल कृषि आय होती है, उसको क्या कहते हैं। एक ही फसल से 50% से अधिक कृषि आय होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये चीजें हमें जानने की जरूरत है। जब इंट्रोडक्शन आपको एग्रीकल्चर का कराया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की फार्मिंग होती है। हम जनरली एक ही फार्मिंग को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, झूम कृषि। कौन सी कृषि,
झूम कृषि, और फिर अभी वर्तमान में आप नाम भी सुनते हैं टिकाऊ कृषि, इसको भी हम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जैविक खेती, ये भी हमें नाम देखने को मिलता है। पर यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक में तो क्या है, एक ही एंटरप्राइजेज, एक ही खेती, मल्टीपल, यहां मिश्रित, इसको हम कह रहे हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती जो होगी उसमें रिस्क जो होगी, रिस्क खतरा कम और यहां खतरा अधिक। एक फसल है निपट गई, फिर उसके बाद में क्या करेंगे। पर उपज की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन जो है वो यहां ज्यादा और यहां कम। ये दो ही प्रकार की खेतियां होती है जनरली, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कौन सी विशिष्ट है, मतलब हम जैसे दूध उत्पादन कर रहे हैं तो केवल दूध उत्पादन ही कर रहे हैं, हम किसी एक फसल को बो रहे हैं तो मतलब एक फसल को ही बो रहे हैं, वो विशिष्ट खेती हो जाती है। तो इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा क्या है, विशिष्ट खेती। पर जहां पर कई सारी चीजों को हम शामिल करके चल रहे हैं, आईएफएस सिस्टम काम में ले रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम काम में ले रहे हैं, वहां उपज कम होगी पर रिस्क भी कम होगी, रिस्क बहुत कम होगी। तो ये हो जाती है आपकी विविध फार्मिंग। विविध को हम टिकाऊ कह देते हैं, वर्तमान में क्या कह देते हैं, टिकाऊ। और ये क्या है आपकी व्यवसायिक, व्यवसायिक हो जाएगी, कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब इसमें हम जो है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेते हैं। झूम खेती को आप जानते हो, रोटेट फार्मिंग है, मिश्रित खेती भी आप जानते हो। तो विविध कृषि और विशिष्ट कृषि, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, विशिष्ट कृषि में 50% से अधिक कुल कृषि आय होती है, कुल कृषि आय जो है वो 50% से भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणालीगत शाकनाशी है, सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा, सिस्टेमिक हर्बिसाइड कौन सा है, कौन सा हर्बिसाइड है जिसको हम पौधे के किसी एक भाग पर डालने के बाद में ये जो है पूरे के पूरे वेस्कुलर सिस्टम में जो है ये फैल जाता है, मतलब पौधे के एक भाग से पूरे भाग में जड़ तक जो है ये फैल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक। तो कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया पैराक्वाट, डायूरोन, सिमाजीन, ग्लाइफोसेट। तो आपको बता देता हूं, यहाँ पर तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है एक भाग से पूरे पौधे में फैल जाएगा। इसके अलावा और कौन से होते हैं, ग्लाइफोसेट के अलावा यहाँ पर एट्राजीन है, क्या है, एट्राजीन भी है, और 2,4-D भी है, क्या है, 2,4-D, ये भी क्या है, प्रणालीगत है। और ये तीनों जो है वो नॉन सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक हर्बिसाइड या शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक आमतौर पर सेब की व्यावसायिक परिपक्वता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेब की व्यावसायिक परिपक्वता को निर्धारित क्यों किया जाता है, सेब की व्यावसायिक परिपक्वता को निर्धारित इसलिए किया जाता है कि हमें उसकी जो है सेल्फ लाइफ का पता लग जाता है, उसकी वैधता का पता लग जाता है कि इसको कितने दूर तक जो है हम भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज में, इसलिए परिपक्वता का निर्धारण किया जाता है। तो सेब में क्या होता है, स्टार्च जो है वो शुगर में बदल जाता है। अब शुगर में अगर बदल जाता है स्टार्च, तो उसमें जो शुगर में बदलने के बाद में जो स्टार्च शुगर में बदलता है, तो जब वो अभिरंजन करते हैं अपन, तो उसका रंग नहीं आता, मतलब कलरलेस दिखता है वो। और अगर मान लो कि परिपक्वता कम है और उस समय तोड़ा जाता है, तो मतलब उसमें रंग जो है वो गहरा रंग आता है। तो मतलब अभिरंजन करेंगे, क्या करेंगे, अभिरंजन, स्टार्च आयोडीन अभिरंजन, ये राइट आंसर है। वो मैंने पहले ही बता दिया आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया। जैसे जम्मू कश्मीर से हमें भेजना है, तो मतलब अगर मान लो उसमें कम कलर आ रहा है, तो मतलब उसे जो है जम्मू कश्मीर से राजस्थान भेजने या नीचे के क्षेत्रों में, नीचे के जो राज्य हैं उनमें भेजने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, मतलब वो फल जो है वो सड़ जाएगा। तो ये किया जाता है। ऐसे ही अनुमापनीय अम्लता किसमें, नींबू वर्ग में की जाती है, किसमें की जाती है, नींबू वर्ग में।
मतलब एसिडिटी टेस्ट करते हैं अनुमापन विधि, टाइट्रेशन विधि के द्वारा। फलों की दृढ़ता, फर्मनेस भी देखते हैं हम कि फलों में कितनी दृढ़ता है कितनी नहीं है। टीएसएस देखते हैं, मीठे फलों में बहुत ज्यादातर मीठे फलों में हम डिग्री ब्रिक्स के हिसाब से क्या देखते हैं, टीएसएस देखते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्च आयोडीन अभिरंजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत बीज के अंकुरण में सुधार किया जाता है। बीज के अंकुरण में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत बीज के अंकुरण में सुधार किया जाता है। बीजों को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित करना, ये तो अलग ही प्रक्रिया है, रसायन उपचार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रसायन उपचार। बीज को हार्मोन से, मतलब GA3 से, GA3 ये भी क्या है, हार्मोन उपचार हो गया। क्या हो जाएगा, हार्मोन उपचार हो जाएगा। बीजों को कम तापमान पर रखकर जो है वो उसकी क्या तोड़ी जाती है, सुसुप्तावस्था तोड़ी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब इसके लिए हम जो है ना ऐसे भी काम में ले लेते हैं, रेत के अंदर भी बीजों को डाल के देख लेते हैं और उसको गीला नम बनाए रखते हैं जिससे कि तापमान कम रहे, फिर उनकी डोरमेंसी टूट जाती है, मतलब अंकुरण हो जाता है। ऐसे किसी प्रकार से किसी तरह से कठोर बीजों को चोट पहुंचाकर, इसको हम क्या कहते हैं, स्केरिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्केरिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए जो है मैकेनिकल मेथड काम में लिया जाता है। जैसे धनिया को हम जो है वो दाल बना लेते हैं धनिया की, उसके बाद में हम किन्हीं बीजों को दबाव के साथ दबा करके उनको, ये इसलिए किया जाता है, स्केरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि उसमें जो है इम्बिबिशन हो सके, मतलब जल जो है उसके अंदर जा सके, जल और वायु बीज के अंदर चला जाए और उसके बाद में वो अंकुरित हो जाए, इसके लिए स्केरिफिकेशन करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में हम उसको कम ताप पर रख करके उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीजों को कम तापमान पर रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पशुपालन का क्वेश्चन है। टीडीएन और डीसीपी के पूर्ण रूप क्या है, डीसीपी की फुल फॉर्म क्या है और टीडीएन की फुल फॉर्म क्या है। टीडीएन टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट क्या है, तो देखते हैं, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ये तो सही है। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। टोटल डिटरमाइनिंग न्यूट्रिएंट, ये तो गलत हो गया। अभी हम आगे के हिसाब से देख रहे हैं, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ये भी सही है। तो इस अकॉर्डिंग तो जो है, इसके अकॉर्डिंग तो 3 सही है, ये और ये निकल गया बाहर, इसका तो बाहर निकल गया ये। उसके बाद में डीसीपी, इसमें आ जाएगा डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। तो डाइजेस्टिबल कोमल प्रोटीन, तो भैया ये तो ऑप्शन हट गया, क्योंकि यहां तो राइट था यहां तक तो, पर यहां ये गलत हो गया क्योंकि कॉमन की जगह क्रूड आना है। उसके बाद में डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, बिल्कुल ये जो है आपका सही हो गया, इधर भी सही है और इधर भी सही है, तो दोनों में सही है, और बाकी दोनों गलत दिए हुए हैं। एक सही हो जाएगा तो एक ही तो गोला भरेंगे, 2 गोले थोड़ी भर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालने के लिए आफरा दूर करने में मदद करती है, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में तो गैस हर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गैस हर। अब यहाँ नाम जो दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी में दिया हुआ है तो देखो आप, कार्मिनेटिव, एंटासिड, एमेटिक और डायूरेटिक या डियूरेटिक जिसको हम कह देते हैं। डायूरेटिक, यूरेटिक का मतलब तो किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित बात आ गई यहाँ पर, है ना, मूत्र लाने हेतु जो औषधि दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं। उसके बाद में एमेटिक, जो इमेटिक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इमेटिक। इमेटिक जो होती है वो वमनकारी, क्या होती है, वमनकारी होती है, उल्टी के लिए दी जाएगी। उसके बाद में एंटासिड, एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के लिए दी जाती है एंटासिड औषधियां। और उसके बाद में कार्मिनेटिव को हम क्या कहते हैं, गैस सर। राइट आंसर भी हमारा क्या है, यही राइट आंसर है, कार्मिनेटिव। इसके लिए हम जो है
बीजीय मसाले भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि जीरा, आपका सौंफ है, हींग है, अजवाइन है, ये सब जो है कार्मिनेटिव्स है। क्या है? कार्मिनेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन अपना यही था, 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम जो है जल्द ही हम नेक्स्ट क्लास 20 क्वेश्चन के लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।